नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका वाईफाई स्टडी के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर विच इज द पार्ट ऑफ वन एकेडमी। देखिए दोस्तों, मैं आपका जीके टीचर पंकज राणा। हमारी सीरीज चल रही थी पर्यावरण से संबंधित। आज उसी के बारे में हम चर्चा करते हैं, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा दोस्तों। जी बिल्कुल। देखिए देखिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप इस प्रकार से एप्लीकेशन डाउनलोड करके ले सकते हैं। ये आपका अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन में जाना है। अगर मान लीजिए आप आरपीएससी का चूज करते हैं तो आपको इस प्रकार से मेरा ये कोड आप लगा लीजिए, PNKJ10 लगाने के बाद में आपको 10% का स्टैंड क्या हो जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। देखो मैंने किस प्रकार से यहाँ लगा रखा है। प्रोसेस पे करते ही ये जो एक साल का 7,000 रुपए का कोर्स था, जो आपको मात्र 6300 रुपए में मिलेगा। ठीक है, लर्निंग ऐप पर मैं कुछ इस प्रकार से मिलूंगा, जो मेरे को जाकर के आप फॉलो कर लीजिए। डैशबोर्ड पर मेरी क्लासेस जल्दी स्टार्ट होने वाली है। चलिए दोस्तों, एनवायरमेंट पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। मानव के पेट में आमाशय रस की जो प्रकृति होती है वो भोजन पचाने में सहायक करती है। तो वो प्रकृति है वो कैसी होती है, खालिस्तान मैंने यहाँ पर दे रखा है। जल्दी से आपके पास में 10 सेकंड का समय, कमेंट करके मुझे बताइएगा। उभयधर्मी, क्षारीय, उदासीन या अम्लीय। देखिएगा, देखिए हमारे शरीर के अंदर जो एक्चुअल में चीज बनती है एसिड, ठीक है, और इसकी जो प्रकृति होती है दोस्तों अम्लीय, आमाशय रस। आमाशय रस क्या करता है, हमारे भोजन को, ठीक है, यहां पर देखिए हमारे भोजन को हाइड्रोजन आयन देता है। क्लियर। और इसका जो पीएच मान है वो 7 से कम होता है। ठीक है, किससे कम होता है, 7 से कम। आगे समझ, ध्यान रखिए। तो इसका आंसर होगा अम्लीय। देखिए कई बार क्या होता है दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर हाइड्रोक्लोराइड की जब मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे पेट के अंदर क्या होता है। ठीक है, ये आमाशय रस के अंदर देखना, ये इस अम्ल की जब प्रकृति, यानी कि अम्ल की प्रकृति तो बोला ये, सॉरी आमाशय रस की प्रकृति तो बोला अम्ल, लेकिन अगर मैं बोलूं अम्ल की मात्रा ज्यादा बढ़ जाए तो आपने कई बार देखा होगा हमारे शरीर के अंदर गैस की समस्या होने लग जाती है, जिसको हम कहते हैं एसिडिटी। क्या कहते हैं, एसिडिटी। क्या कहते हैं, एसिडिटी। क्लियर। जो हमारे आंत में, यानी कि मानव की जो आंत्र है उसके अंदर बढ़ने लग जाती है, HCl की मात्रा बढ़ती है, जो एक्चुअल में क्या कहलाती है, गैस या एसिडिटी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, मानव के पेट में आमाशय रस की जो प्रकृति होती है वो भोजन पचाने में क्या करती है, सहायता करती है। उसकी प्रकृति कैसी होती है, इसका आंसर होगा अम्लीय। ध्यान रखिए। ठीक है, आगे वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। मैं वापस इसके बारे में दोबारा क्वेश्चन आया, मैं चर्चा कर चुका हूं, ध्यान रखिए, बताइए क्या है। H2S, SF6, SO2। जी हाँ दोस्तों, पहले भी बात की थी, सल्फर डाई ऑक्साइड की थी हमने चर्चा, सल्फर डाई ऑक्साइड की, SO2। यानी वातावरण में अत्यधिक हानिकारक मिश्रित जो गैस है वो कौन सी है, SO2। क्लियर, आगे चलिए। लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है एनहाइड्रस लवण, हाइग्रोस्कोपिक लवण, हाइड्रोफिलिक लवण, हाइड्रोफिबिक लवण। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, आपको बता चुका हूं लवणों के बारे में। बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से भाई। जो जल को अपनी तरफ आकर्षित करता है और आकर्षित करके उसका अवशोषण कर लेता है, जी बिल्कुल, हाइड्रोफिलिक लवण। इसका आंसर होगा हाइड्रोफिलिक लवण। ठीक है, ये पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है, जो आपके, आपने देखा होगा कि आपका जो पटवार से संबंधित सिलेबस है उसके अंदर जो भूगोल के अंदर साथ में आपको दे रखा पर्यावरण का टॉपिक। ठीक है, तो उसी के संबंध में क्वेश्चन है जो आपको मैं कर रहा हूं। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है, एलपीजी, लोक पैसेंजर गाड़ी, लो पैड गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लोकल पेट्रोलियम गैस। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, अपन बोलते हैं ना इसका, हिंदी में बोले तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड फाइड, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। एलपीजी आपने देखा होगा हमारे घर के अंदर जो गैस का उपयोग किया जाता है, एक हम कह सकते हैं कि ये एक घरेलू गैस। कैसी गैस है, घरेलू।
और आमतौर पर आजकल सीएनजी के रूप में, जब सीएनजी या फिर हम सीएफसी की बात करें, ठीक है, इसके रूप में दूसरा जो उपयोग किया जा रहा है वो किया जा रहा है एलपीजी का। किसका किया जा रहा है? एलपीजी, यानी कि दूसरे मुख्य घटक के रूप में एक ऑप्शन के तहत वो किया जा रहा है एलपीजी का। तो इसका आंसर हमारे संक्षिप्त रूप क्या तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हिंदी में पूछे तो मैं आपको बता चुका हूँ संपीड़ित प्राकृतिक गैस। चलिए आगे। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। बताइए। शुष्क बर्फ पिघलने वाला, एक गैस के रूप में ले लेती है। जी हाँ, CO। आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, देखिए आपको दिख रहा है कुछ गैस के रूप में इस प्रकार से दिख रही है, ये लिक्विफाइड गैस कहलाती है, ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। शुष्क बर्फ, ड्राई आइस, ठीक है। स्क्रीन पे देखिए आपके सामने, देखिए इस प्रकार से दिख रही है आपको, ये पूरी इसके अंदर भरी हुई वो क्या है? CO। क्या भरी हुई है? CO। चलिए आगे चलिए, बता रहा है निम्नलिखित से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो मन्नार की खाड़ी है वो कहाँ है, तब आप क्लियर कर पाएंगे। तमिलनाडु, गुजरात, अंडमान द्वीप, पश्चिम बंगाल। देखिए मैं आपके सामने नक्शा बना रहा हूँ, दिख रहा होगा आपको। जी बिल्कुल, ये नीचे श्रीलंका है, नीचे श्रीलंका है। श्रीलंका को भारत से जोड़ने वाला, ठीक है, श्रीलंका को भारत से जोड़ने वाला जो क्षेत्र है, कौन सा वाला? ये, ठीक है, ये श्रीलंका, ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये कहलाती है मन्नार की खाड़ी। क्या कहलाती है? मन्नार की खाड़ी। और यहां पर जो आता है वो आता है तमिलनाडु। वेरी गुड, कौन सा आता है? तमिलनाडु, ठीक है। तो यहीं पर ही जो मैरीन, मरीन का मतलब समुद्री क्षेत्र, ठीक है, मरीन यानी क्या होगा? समुद्र, मरीन राष्ट्रीय पार्क, मरीन नेशनल पार्क के बारे में पूछ रहा है, तो ये मन्नार की, अगर पूछ रहा गल्फ ऑफ मन्नार, उसका नाम दिया गल्फ ऑफ मन्नार, यानी कि खाड़ी है ना। गल्फ को क्या कहते हैं? खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी जो कहाँ है? भारत और श्रीलंका के बीच में जोड़ने वाली जो क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पर राज्य कौन सा? तमिलनाडु। देखिए ऑप्शन में क्या है कि मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है तमिलनाडु, गुजरात, अंडमान द्वीप, पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर आएगा तमिलनाडु। आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए, स्लाइड के अंदर दिख रहा है आपको कुछ इस प्रकार से, ये जो क्षेत्र है, ठीक है, और ये जो है ये आदम ब्रिज कहलाता है, राम सेतु, रामेश्वरम जो बना हुआ है यहाँ पर, आपने देखा स्वामी विवेकानंद का पीठ है यहाँ पर, ठीक है, रामानुज पीठ जिसका नाम है। गल्फ ऑफ मन्नार, ये कौन सा देश? श्रीलंका, ये भारत। ये राज्य कौन सा पड़ रहा है यहाँ पर? तमिलनाडु, ठीक है। तो मर्री राष्ट्रीय जो उद्यान है या नेशनल पार्क है वो कहां पर है दोस्तों? तमिलनाडु। तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। देखिए अगला आपकी स्क्रीन को देखिए, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं? भाई आपने तो एक पारिस्थितिक तंत्र देखा था, अब पूछ रहा हूं मैं खाद्य श्रृंखला के बारे में। बताइए, श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य चक्र, खाद्य जाल या बायोमिस पिरामिड? बताइए, जवाब दीजिए। मैं समझा चुका हूं खाद्य श्रृंखला के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाया। भाई आपने देखा होगा जो एक खाद्य चक्र होता है वो तो एक दूसरे से इस प्रकार से कड़ी से कड़ी में जुड़ता है, ठीक है, जबकि खाद्य श्रृंखला होती है वो एक जाल के रूप में, एक जाल के रूप में। कैसे? छोटे छोटे जैविक पदार्थ, उगने वाली घासें, छोटे छोटे जीव जो घास को खाएंगे, घास को खाएंगे यानी टिड्डी वगैरह कुछ भी हो सकता है, टिड्डी को खाने वाले छोटे जानवर, चूहे वगैरह, चूहे को खाने वाले सांप, सांप को खाने वाले चील वगैरह, ठीक है, और वो जाकर के उनका अपघटन हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएंगे। तो एक प्रकार से खाद्य जाल। तो ये कहलाया खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह, क्या कहलाया? खाद्य जाल। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। जी बिल्कुल, ठीक है। खाद्य चक्र के बारे में बता चुका हूँ, बायोमिस पिरामिड के बारे में आपको समझा चुका हूँ। आगे, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? दक्षिणी गोलार्ध का, ठीक है, इस प्रकार से ये गोला, ठीक है, सूर्य कुछ इस प्रकार से आपने देखा होगा चमकता है, ठीक है, मकर संक्रांति के बाद। अब बताइए मुझे, ठीक है, मकर संक्रांति से ठीक पहले यहाँ पर फिर ऊपर जाता है तो 14 यहाँ पर देखा होगा आपने, जनवरी आती है मकर संक्रांति वाला। अब बताइए, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 21 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर या 22 दिसंबर? अब ये पूछ रहा है कि जहां पे लंबा दिन का क्या होगा कि जहां पर सर्वाधिक सूर्य की किरणें पड़ेंगी, ठीक है, अपने यहाँ पर अपनी 21 जून बोलते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते, क्योंकि हम कर्क रेखा के यहाँ पर। अरे नीचे जो पड़ती है दोस्तों मकर रेखा। क्या पड़ती है? मकर रेखा, ठीक है।
ऊपर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, ठीक है। ये ऊपर वाली कहलाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कहलाई मेरिडियन रेखा, ये कहलाती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन क्या होगा, ठीक है। तो यहां से जो चीज स्टार्ट हुई, पहले आता दिसंबर, तो ये आएगा 22 दिसंबर, ठीक है। यानी यहाँ पर 22 दिसंबर मकर रेखा पर सूर्य का जो प्रकाश है, यानी सूर्य की जो किरणें होती है वो लंबवत पड़ती है। जब चीज लंबवत पड़ी तो सबसे क्या हो गया, लंबा दिन हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है, तो वो आएगा 22 दिसंबर। क्लियर, आगे चलिए देखिए। निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में से कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित होती है, बताइए। आपके सामने आपके स्क्रीन ऊपर है यूएनडीपी, यूएनएफपीए, यूनेस्को या आईयूसीएन। बताओ जल्दी से जवाब दीजिए मेरे को, जल्दी जवाब दीजिए। देखिएगा इसका आंसर होगा आईयूसीएन। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, यानी आईयूसी, ठीक है। ये यूनेस्को है, ये बात करें धरोहरों को संरक्षण देने के लिए काम करती है। यूएनडीपी वगैरह, यूएनएफपीए ये अपने एक क्षेत्र के अंदर काम करती है। इसका आंसर होगा आईयूसीएन। इसकी फुल होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। यानी कि जो जानवर है, वन्य जीवों को क्या प्रदान करने के लिए, संरक्षण प्रदान करने के लिए आईयूसीएन करती है, ठीक है। चलो बेटा के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, भारत में, भाषा को समझना, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, माउंट केटू, माउंट कंचनजंगा या माउंट धौलागिरी। ये धौलगिरी लिखा, धौलागिरी आएगा इसमें, ठीक है। बताइए केटू कैसे। गॉडविन ऑस्टिन एक व्यक्ति थे, देखिए केटू आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये इस प्रकार चित्र है। गॉडविन ऑस्टिन नामक व्यक्ति जिसने इसकी खोज की थी। और अगर मैं बात करूं, देखिए ये काराकोरम जो श्रेणी है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, कहां पर, जम्मू कश्मीर में। अभी नक्शा दिखाते हैं आपको, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी बता देता हूँ। जम्मू कश्मीर में हिमालय की काराकोरम श्रेणी, कौन सी श्रेणी, काराकोरम, अरे कौन सी श्रेणी, काराकोरम के अंदर, ठीक है। और अगर फुल फॉर्म बोलो, गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन दूसरा नाम ऑस्टिन, ठीक है। भारत के अंदर सबसे ऊंची चोटी, इसकी ऊंचाई पूछी जा सकती है तो वो है 8611, ठीक है, 8611 मीटर। ध्यान रखिए, अगर बोले आपको कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी या विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तो वो आएगा माउंट एवरेस्ट, जो कि ऑप्शन में आपको ऊपर देखा माउंट एवरेस्ट, ठीक है, 8800, ठीक है। कई जगह पर 50 भी दे रखा है, कई जगह 52 भी दे रखा है, कई किताबों के अंदर। वो एक कारण इसलिए दे रखा है क्योंकि धीरे धीरे जो परस्पर प्लेटें हैं, अगर इधर बात करें एशियन प्लेट, इधर बात करें इंडियन प्लेट, दोनों एक दूसरे की तरफ चुंबकीय खिंचाव के कारण एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रही है, और धीरे धीरे जो हिमालय है, बताया जा रहा है कि प्रतिवर्ष 1 सेंटीमीटर बढ़ता है, ठीक है। तो इस वजह से कई लोगों ने इसकी ऊंचाई अलग अलग दे रखी है, लेकिन हम एग्जैक्ट एनसीईआरटी की बात करें तो 8848 मीटर बनेगी माउंट। और भारत के अंदर देख किस प्रकार से, ये सामने नक्शा देखिए आप, भारत का नक्शा दिख रहा है, और जो ये क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र, ये वाला, ये पाकिस्तान के कब्जे में है, इसको बोलते हैं पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, इसके अंदर पड़ती है। लेकिन ये जो क्षेत्र है ये तो जम्मू कश्मीर ही है पूरा का पूरा, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, लेकिन इसमें कब्जा किसने कर रखा है, पाकिस्तान ने, ठीक है। ये अक्साई चीन वाला क्षेत्र है। तो काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी के अंदर लद्दाख रेंज वाली श्रेणी के अंदर जास्कर श्रेणी है, सारी की सारी तीनों श्रेणी जम्मू कश्मीर काराकोरम श्रेणी के अंदर केटू गॉडविन ऑस्टिन, जो कि सबसे ऊंची क्या है, चोटी, क्लियर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है। बिल्कुल बहुत ही शानदार है कि बेरी बेरी, स्कर्वी, रतौंधी, थकान, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है, बताओ फटाफट से। देखिए विटामिन सी की कमी से जो बीमारी होती है वो है स्कर्वी। स्कर्वी बीमारी के क्या होते हैं, जो हमारे मसूड़े होते हैं, मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों से क्या आना, खून, ठीक है। और जो जख्म होते हैं, जख्म वो भी नहीं भरते हैं,
इस करके विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की जो पूर्ति है वो खट्टे फलों के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है, और खट्टे फलों में भी आंवला के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन सी पाई जाती है। विटामिन सी किसके अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है? आंवला के अंदर, ठीक है, खट्टे फलों से विटामिन। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। स्कर्वी के लक्षण है मसूड़ों से खून आना, जख्म जल्दी नहीं भरना। आगे बात समझ में? आगे चले। हाँ, कई बार क्या होता है, इसका वैज्ञानिक नाम पूछ ले तो वो आएगा एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड किसका? विटामिन। आगे असम को प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे यानी राहिनो वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? देखिए, असम के अंदर काजीरंगा और मानस दोनों है। अगर बात करें गिर की, ये गुजरात में है। काजीरंगा जो असम में है, यहां पर एक सींग वाला गैंडा पाया। कौन सा सींग वाला? एक सींग वाला गैंडा पाया। इसकी जो स्थापना है काजीरंगा की, वो की थी 1908। कब की थी? 1908 में। 1908 में इसकी स्थापना की थी काजीरंगा की। यहाँ पर एक सींग वाला गैंडा देखिए कुछ इस प्रकार से, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस देखिए, दिख रहा है आपको? ये काजीरंगा के अंदर घूमने आए हुए टूरिस्ट हैं, देखिए, जो हाथियों के ऊपर है, और ये एक सींग वाला गैंडा कुछ दिख रहा है आपको? ये एक सींग वाला गैंडा, ठीक है, ये काजीरंगा के अंदर है, ठीक है, राहिनो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनाइड या कैल्शियम क्लोराइड? जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा इसका। देखिए, कैल्शियम कार्बोनाइड है, इसका उपयोग किया जाता है रसायन का, और इससे एक गैस निकलती है जिसका नाम है एसिटिलीन। एसिटिलीन, एक्चुअल में एसिटिलीन गैस से ही फल पकते हैं। किससे फल पकते हैं? एसिटिलीन गैस से। एसिटिलीन गैस से फल पकते हैं, और कैल्शियम कार्बोनाइड, जब बात करें कार्बाइड की बात करें, उससे ये एसिटिलीन निकलती है। और पूछ रहा है कि रसायन, तो ये रसायन कौन सा? कैल्शियम कार्बोनाइड। कौन सा होगा? कैल्शियम। अब इसकी बात करें तो आएगा CaC2, ठीक है, कैल्शियम। कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? कौन सा? कैल्शियम कार्बोनाइड। क्लियर? आगे चलिए। निम्नलिखित से कौन सा उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है? ठीक है, जहां पर सर्वाधिक सदाबहार वन रहे, तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन की बात कर ले जहां पर, तो वहां पर पारिस्थितिकी जो तंत्र, आपको पता घास वगैरह सारी चीजें, और जो उनका पारिस्थितिकी तंत्र सर्वाधिक उत्पादन वाला होगा, टुंड्रा वगैरह ये नहीं बोलेंगे, सवाना घास के मरुस्थल, जहां पर सदाबहार, तो ये आएगा उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। तो इसका आंसर क्या होगा? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। चलिए, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? बताइए। H2S, SO2, HCl या N2? देखिए, अगर हम बात करें सल्फर डाइऑक्साइड की, सल्फर डाइऑक्साइड शॉर्टकट में बोलते हैं इसको SO, क्या कहेंगे? ये क्या करता है? ये हमारे वाहनों से निकलने वाला धुआं और उद्योगों से निकलने वाला धुआं, ठीक है, ये हवा में आते हैं, हवा में कार्बन के रूप में, कणों के रूप में छोटे छोटे, ये पूरी हवा के अंदर आते हैं और वायुमंडल के अंदर फैल जाते हैं। जब वर्षा होती है तो वर्षा के साथ में ये अम्ल के रूप में और ये धरती पर या जमीन पर गिरते हैं। इससे हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, हमारे घरों पर। हमारे घरों का आपने देखा कई बार ये ब्लैक कलर का अजीब सा थोड़ा सा रंग हो जाता है, ठीक है, ये वर्षा के साथ में ओस की बूंदों के साथ में ये धरती पर आते हैं। किसकी बात करें? SO2 की, सल्फर डाइऑक्साइड की, ठीक है। कारण क्या हो? वाहनों से निकलने वाला धुआं और उद्योगों से निकलने वाला धुआं, ठीक है, जो हवा के अंदर घुल जाता है। और वर्षा जब होती है तो वर्षा के साथ में कार्बन के छोटे छोटे अणु के रूप में होता है, और वर्षा जब होती है तो वर्षा के साथ में ये जमीन पर गिरता है। ये हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है। इसे हम अम्लीय वर्षा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा, ठीक है। जब पहली बारिश हो या दूसरी, 2-3 बार, जब पहली बार बारिश हो और 2-3 बार बारिश हो, तब तक हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो ये हमें हमारे स्वास्थ्य पर क्या करती है। अगला देखिए, गंगा एक्शन प्लान लाने का उद्देश्य निम्न में से किस सुधार हेतु था? जल का वेग यानी गति की बात कर रहा है, जल की गुणवत्ता की बात कर रहा है, जल की प्रचुरता की बात कर, मिनरल्स की बात कर रहा है, और जल के तापमान टेम्परेचर की बात कर रहा है। बताइए गंगा एक्शन प्लान लाने का क्या? गंगा एक्शन प्लान बहुत पहले आ गया था, अब बताइए इसका जवाब दीजिए। गंगा एक्शन प्लान जो है वो लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या सुधार करना था? जल का वेग,
जल की गुणवत्ता, जल की प्रचुरता या जल का तापमान? जाहिर सी बात है, आपको पता है गंगा नदी सर्वाधिक प्रदूषित नदी का नाम दिया, क्योंकि ये सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्रों से ये निकलती है। और आपको पता है कि जल का सर्वाधिक सदुपयोग शहरों के अंदर, क्यों? वो क्या करते हैं, प्रदूषण, उनके जो नाले, गंदी नालियां वगैरह, सब ये बात करें वाहनों से, ये बात करें उद्योगों से निकलने वाला सारा कचरा, ये सब इसके अंदर नदी के अंदर प्रवाहित करते हैं। नदी धीरे धीरे उस क्षेत्रों से, जैसे आबादी क्षेत्रों से आगे बढ़ती है, पूरी तरह से गंदी होती जाती है, यानी उसकी क्या, प्रदूषित होती जा रही है। यानी इसकी जल की गुणवत्ता की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्या बात आएगी, गुणवत्ता की बात, ठीक है। और अभी हाल ही में गंगा एक्शन प्लान ये चलाया था राजीव गांधी ने। किसने चलाया था? राजीव गांधी। और अब जो नरेंद्र मोदी ने चलाया उसका नाम है नमामि गंगे, नमामि गंगे, ठीक है। ये कितना भी चला लें ये योजनाएं, जब तक इंसान या आम जनता खुद इस चीज को लेकर के सतर्क नहीं होगी, जब तक इसकी जल की गुणवत्ता सुधरेगी। जब तक कि उद्योगों से निकलने वाला है गंदा कचरा, इनको नहीं रोका जाएगा, क्योंकि ये आबादी क्षेत्र से सर्वाधिक निकलने वाली सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, ठीक है। इसका ध्यान रखिए, उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी बोल सकते हैं, भारत की सबसे लंबी। तो जल की गुणवत्ता के लिए आगे निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाया? ये ज्योग्राफी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी। आपके सामने देखिए, मैं कुछ एक छोटा सा नक्शा बना रहा हूँ, देखिए। बहुत सारी नदियां इस हिमालय क्षेत्र से निकलती है और इस प्रकार से नीचे की ओर बहती है। जब इन्हें नीचे की ओर बहती है तो अपने साथ में बहुत सारे मलबे वगैरह को लाती है, यानी कि मिट्टी के, ये अपने साथ में खनिज लवण बहा करके लाती है। और मैदानी क्षेत्रों में, यानी जैसे ये उत्तराखंड के बाद में, हरिद्वार के बाद में मैदानी क्षेत्र, बिहार यूपी वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर आकर के ये मिट्टी बिछा देती है। इसलिए वहां पर सर्वाधिक, आपको पता है, गेहूं वगैरह, गन्ना वगैरह, मक्का वगैरह, कपास वगैरह, अगर बात करें चावल वगैरह, इसका सर्वाधिक उत्पन्न किया जाता है इन मैदानी क्षेत्रों में। मिट्टी, इन मैदानी क्षेत्रों में जो मिट्टी मिलती है वो है जलोढ़ मिट्टी। इसको एल्यूवियल सोइल बोलते हैं ना इंग्लिश में, एल्यूवियल सोइल, ठीक है। सर्वाधिक पाई जाती है लगभग, अगर बात करें एनसीईआरटी क्या कहती है, 40 से 45% क्षेत्रफल ये मिट्टी पाई भारत की, लगभग 40 से 45% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। यह मिट्टी सर्वाधिक किसके लिए उपयुक्त है? कृषि। भाई कृषि के लिए उपयुक्त मिट्टी के अंदर सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए? जैविक पदार्थ, ह्यूमस होना चाहिए, ठीक है। अगर बात करें तो इसके अंदर सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में नमी होनी चाहिए। जैविक पदार्थों के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना वगैरह इनकी मात्रा होनी चाहिए। ये सब इसके अंदर ह्यूमस की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये मिट्टी सर्वाधिक कृषि के लिए उपयुक्त है, मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है और सर्वाधिक पाई जाती है। तो भारत, क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर मिलता है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी, जबकि उसका आएगा जलोढ़ मिट्टी। किसका आएगा? जलोढ़। यानी कि ये हिमालय क्षेत्र से आने वाली नदियां वगैरह, इनके साथ में, मलबों के साथ में जो बहकर मिट्टी आई मैदानी क्षेत्रों में जो की गई, वो एलुवियल सोइल यानी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। तो इसका आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। क्लियर दोस्तों? आगे चलते देखिए, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम किसी स्थान का अजीवीय घटक, परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, या जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित। देखिए आपको डी ऑप्शन एक बार देखिए, जीव समुदाय व उनके वातावरण का संतुलित। जीव पैदा हुआ, जीव उसने अपने इस प्रकार से, देखिए प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में इसने घास वगैरह, या बात करें पेड़ों की पत्तियां वगैरह, छाल वगैरह, इनको खाया और खा करके ये धीरे धीरे बड़ा, इसको दूसरा जानवर का एक तरह से संतुलन। ये मर गया, मरने के बाद में अब घटक बन गया, बन करके ये मिट्टी में जैविक पदार्थ के रूप में मिल गया, फिर घास वगैरह ये चीजें उत्पन्न हुई। देखिए एक प्रकार से जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र ही इस प्रकार का तंत्र ही क्या कहलाया? इकोसिस्टम। जी बिल्कुल, ठीक है। पृथ्वी वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, परस्पर क्रिया करने वाला जीव समूह, किसी स्थान का अजीवी घटक, लेकिन सटीक जो आंसर बैठा हुआ है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित, वो वही क्या कहलाया? इकोसिस्टम, ठीक है। पारिस्थितिकी मैं बात कर चुका हूं, हमने लगभग सीरीज चल रही है हमारी। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? जी बिल्कुल, अगर बात करें ज्वालामुखी,
ज्वालामुखी का ये क्षेत्र जहां से लावा निकलता, अगर मान लो यहाँ पर पानी भर गया तो इस पर यहाँ पर पानी भर जाता है तो वो कहलाई क्रेटर झील है। क्या कहलाई? क्रेटर झील। लावा निकल करके बाहर ठंडा होता है और जब कोई चीज ठंडी होती है जल करके तो वो चीज बन जाती है राख। राख का रंग कैसा होता है? काला। तो जाहिर सी बात है मिट्टी भी कैसी हो गई? काली। कैसी मिट्टी हो गई? तो ये काली मिट्टी। अगर एक बार क्वेश्चन और पूछा गया, मैं आपको बता सकता हूं कि काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार भारत में कहां मिलता है, तो वो मिलता है महाराष्ट्र। कहां मिलता है? काली मिट्टी के। काली मिट्टी के अंदर नमी सर्वाधिक पाई जाती है, यानी इसको वर्षा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। काली मिट्टी के अंदर कपास सर्वाधिक उगाते हैं और कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। किसको? काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। ठीक है। और इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? लावा के द्वारा होता है। ठीक है। आपकी स्क्रीन के ऊपर देखना, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो मिट्टी आपको यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, ये जो मिट्टी आपको दिख रही है, देखिए काली मिट्टी दिख रही है आपको स्लेटी कलर। ये जो मिट्टी है ये है काली मिट्टी। इनका निर्माण लावा क्षेत्रों से हुआ है। सर्वाधिक जो विस्तार पाया गया, तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये है नक्शे में देखिए सामने, ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा है महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश का क्षेत्र लग जाता है, थोड़ा सा देखेंगे इधर का ये क्षेत्र, झारखंड वगैरह छत्तीसगढ़ वगैरह का ये क्षेत्र लग जाता है। ये गुजरात के अंदर भी थोड़ी बहुत पाई जाती है। तो काली मिट्टी देखो सामने। कपासी मिट्टी भी होते हैं, किस फसल के लिए उपयुक्त है? कपास के लिए। ठीक है। इन क्षेत्रों के अंदर खट्टे फलों की भी खेती होती है सर्वाधिक। तो यहाँ पर ये नागपुर, यहाँ पर संतरा वगैरह की भी खेती। क्लियर? देखिए, भूमंडलीय तापन का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी या वनों में वृद्धि। बताइए फटाफट। भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा कर रहा हूं। पहले तो देखिए, हमने बताया था एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ों के अंदर। हमने क्या कहा? प्रकाश ये ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ग्रहण किसको करते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रदूषित गैस। अब जब इस गैस को ये अवशोषित कर रहे हैं, वहां पे प्रदूषण नहीं रहेगा जहां पे पेड़ पौधे ज्यादा रहेंगे। अब पेड़ पौधों को वनों की कटाई होना, उद्योगों का विकास होना, नगरीकरण होना, शहरीकरण होना, समझ रहे हो आप ये चीजें? ठीक है। वनों के क्षेत्रफल में कमी आना, ये वृद्धि तो कोई मतलब नहीं आएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होना, हमारी वाहनों से निकलने वाला धुआं कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करता है, सल्फर डाइऑक्साइड, CO2, कार्बनिक अपघटक, इन चीजों की बात कर रहा हूं मैं। तो ये जहरीली गैसें हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि किसका? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से क्या कर रहा है? पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ना, सर्वाधिक बारिश होना, सर्वाधिक ठंड होना। आपको पता, समुद्री क्षेत्रों के अंदर जल का स्तर का बहुत ज्यादा वेग का बढ़ना, सुनामी आना, भूकंप आना, इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं, ये सब ग्लोबल वार्मिंग यानी कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। और सर्वाधिक ये तापमान का ये काम हुआ है वो किसके? ओजोन लेयर को सबसे ज्यादा खतरा हुआ। क्लियर? वैसे ओजोन लेयर को खतरा है वो कौन सी गैस के लिए? बता दो, CFC। अरे दिख रहा आपको? देखिए चित्र अनुसार देखिए, ये आज का भारत है, ये आज का विश्व है, आज का संसार है। और ये दिख रहा है ये, जितने आप वृक्ष लगाओगे इस प्रकार से नेचर हरा भरा रहेगा। ये यहाँ पर इस प्रकार से ये पृथ्वी का तापमान बढ़ना, पृथ्वी का जलना, ये कुछ इस प्रकार से, ये पॉजिटिव वे में लेंगे। ये हम इधर आगे देखिए, किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? तापमान में पहुंच गया, क्रिसमस की बात कर रहा है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका, सब में ही मनाया जाता है जहां पर क्रिश्चियन लोग, लेकिन बोला क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में। आपने देखोगा क्रिसमस मनाया जाता है 25 दिसंबर को, ऐसा बताया जाता है। ईसा मसीह का इस दिन हुआ था जन्म। और 25 दिसंबर हमारे यहाँ पर क्या होती है? सर्दी होती है। क्वेश्चन क्या बोला? किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया? देखिए दोस्तों, 1 दिसंबर से लेके और फरवरी तक ऑस्ट्रेलिया के अंदर पड़ती हैं गर्मियां। क्या पड़ती हैं? गर्मियां। दिसंबर से स्टार्ट हो जाती है। और 25 दिसंबर को आया क्रिसमस, तो जाहिर सी बात है वहां क्या रहेगी? गर्मी रहेगी। तो क्रिसमस का त्योहार कैसे मनाएंगे? गर्मियों में। वहां पर गर्मियां रहती है, वो लोग बीच की तरफ, बीच पर क्यों जाते हैं? वहां पर धूप सेकने के लिए, अपना हॉलीडे मनाने के लिए। तो वो लोग बीच के ऊपर जा करके और अपना त्योहार मनाते हैं। ठीक है। ये थोड़ा सा मैं चित्र वगैरह नहीं लगा पाऊंगा यहाँ पर, तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, गर्मियों का त्योहार। जी बिल्कुल, आगे देखिए, दिख मैंने लगा भी दिया चित्र, देख ना, दिख रहा आपको बीच के ऊपर ये लोग कुछ इस प्रकार से। देखिए देखिए, संकटग्रस्त दैत्याकार पांडा पाया जाता है भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में, ब्राजील में। पांडा की बात कर रहा, पांडा दिखाऊंगा अभी चित्र। देखिए
ये दिख, ये है पांडा। ये पांडा पाया जाता है चीन में। कहां पाया जाता है? चीन के अंदर। किसमें पाया जाता है? चीन। ठीक है। और अभी हाल ही के अंदर इसको संकटग्रस्त, किसने? WWF, वर्ल्ड वाइड फेडरेशन ने इसे संकटग्रस्त संकटग्रस्त जीवों की सूची में डाला है। किसको डाला है? इस पांडा, इस क्लियर नाम किसने डाला? WWF, वर्ल्ड वाइड फेडरेशन। अगला देखिए, ओजोन दिवस कब मनाया जाता? आ चुका है क्वेश्चन, वापस बता रहा हूं, 16 सितंबर। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। ओजोन दिवस, यानी कि ओजोन परत का संरक्षण करने के, लोगों को जागरूक करने के लिए 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके जाएं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। बहुत ही शानदार तरीके से आपकी रिकॉर्डेड वीडियो की क्लासेस चल रही है। थोड़े दिनों बाद में हम इसका लाइव सेशन भी स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप मेरे साथ में इसी तरह से जुड़े रहिए, इसी तरह से मैं क्लासेस हैं वो आपके सामने लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।